हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल यूएससी पाकी। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 को, जिनकी पोएट हैं कमला दास। और इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस कविता को प्रस्तुत की हैं। और इस कविता में वो एक माँ और एक बेटी के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में बताती है एंड एक्सप्रेस हर सिंपैथी, और अपने बुजुर्ग माँ के प्रति सहानुभूति को व्यक्त करती है। साथ ही ट्रबल फीलिंग यानी दुखद भावनाओं को भी व्यक्त करती है एंड डीपेस्ट अटैचमेंट फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से गहरे लगाव को भी व्यक्त करती है। यानी वो इस कविता में अपनी फीलिंग का वर्णन करती है अपनी माँ के लिए, जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और वो अंतिम चरण में है। और उनकी अवस्था को देखकर कवित्री कमला दास को डर लगा रहता है कि कहीं उनकी माँ उससे बिछड़ तो ना जाएगी या उनकी मृत्यु तो ना हो जाएगी। तो वो इस प्रकार के दुखों को महसूस करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अबाउट द ऑथर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन पोएम को भी जान लेंगे। कमला दास 1934 to 2009 वाज बॉर्न इन मालाबार, केरला। कमला दास का जन्म 1934 ईस्वी में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था और उनकी मृत्यु 2009 में हुई थी। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। वो एक भारत की सुप्रसिद्ध कवित्री के रूप में भी जानी जाती हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सटिलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सोल। और वो कविता में जो कुछ भी लिखती है उसमें ओरिजिनल आइडिया होती है, यानी हकीकत विचार को रखती है। वर्सटिलिटी यानी अलग अलग विषयों पर लिखती है वो। इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सोल, इंडिजीनियस का मतलब होगा स्वदेशी और फ्लेवर का मतलब होता है अंदाज या सुगंध। तो यानी इनकी कविता एक स्वदेशी अंदाज में होती है और इनकी कविता से हमारे देश की रंग और खुशबू आती है। साथ ही इनकी कविता एक नए अंदाज में होती है। ऐसा लगता है कि उनकी कविता में इतना पावर है कि हम लोग उनकी पोएम से अपने जीवन में काफ़ी सुधार कर पाएंगे। कमला दास वाज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवीकुट्टी। तो उन्होंने काफ़ी सारे नॉवेल्स यानी उपन्यास लिखी हैं। साथ ही इंग्लिश और मलयालम में काफ़ी छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं। लेकिन जब वे मलयालम भाषा में लिखती थी तो इनका नाम माधवीकुट्टी हुआ करता था। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977, ए कोलिजन ऑफ शॉर्ट स्टोरी पद्मावती, द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज 1992। कुछ और भी इन्होंने इंग्लिश नॉवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977 ईस्वी में लिखी और बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरी पद्मावती, द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज 1992 में प्रकाशित की। इन एडिशन ऑफ 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, और इन्होंने पोएट्री के ऊपर पूरे 5 किताबें भी लिखी हैं। शी इज़ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटाइटल ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल आइटम्स। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। वो एक सेंसिटिव यानी संवेदनशील लेखिका हैं और वो ह्यूमन बीइंग्स का जो रिलेशन होता है यानी मानवीय संबंध होते हैं उसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से प्रस्तुत करती है, दर्शाती है। और इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल है ये पोएम माय मदर एट 66। तो ये तो थी ऑथर के बारे में। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं बिफोर यू रीड। तो बिफोर यू रीड कहता है एजिंग इज नेचुरल प्रोसेस, हैव एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। तो इसमें कहा गया है कि उम्र का बढ़ना तो प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो जन्म लिया है वो तो बूढ़ा होगा ही और एक दिन उनकी मृत्यु तो होगी ही। हमेशा के लिए तो कोई यहाँ जिंदा रह नहीं सकता। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या आपने कभी सोचा है
कि हमारे बड़े बुजुर्ग पेरेंट्स हैं वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं उसके बारे में। तो आपने देखा होगा कि अक्सर युवा लोग जो होते हैं वो अपने बड़े बुजुर्गों के लिए फीलिंग तो बहुत सारे रखते हैं, उनके साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं, उन्हें खुश रखना चाहते हैं, अपने अनुभवों को शेयर करना चाहते हैं। लेकिन लोग लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि लोग चाहते तो हैं उनके लिए बहुत कुछ करना, पर केवल सहानुभूति व्यक्त करने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसी प्रकार का ये पोएम है। तो चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन इस कविता को समझेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कवित्री को वह दिन याद है जब वह अपने माता पिता के घर से अपनी माँ के साथ कार से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। सुबह का समय था और शुक्रवार का दिन था। आई सा माई मदर बिसाइड मी डॉज। कवित्री के बगल में उसकी माँ बैठी हुई थी। जब कवित्री अपनी माँ को देखी तो पाती है कि उनकी माँ ऊँध रही थी, यानी झूप रही थी। ओपन माउथ, हर फेस एज इन लाइक दैट। उसका मुंह खुला हुआ था और उनकी चेहरा राख की तरह धूसर लग रहा था, फीका यानी बेजान सा लग रहा था। ऑफ ए क्रॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। तथा उनका शरीर बिल्कुल पीला यानी डेड बॉडी लाश की तरह दिख रहा था, काफ़ी उदास दिख रहा था क्योंकि उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और वह मरने की अवस्था में थी। इस अवस्था को देखकर कवित्री के मन में काफ़ी दुख और पीड़ा उत्पन्न हो जाती है और उनका मन बहुत ही दुखी हो जाता है और वह सोचने लगती है कि अब मेरी माँ काफ़ी बूढ़ी होने की वजह से ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगी। बट सून पुट दैट थाउट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। लेकिन वो अपनी माँ के बारे में इतना सोचती तो उसे सोचकर कोई फ़ायदा तो होता नहीं, इसलिए वो क्या करती है कि उसके मन में जो दुख और पीड़ा होता है उसे भुलाने के लिए यानी मन को बहलाने के लिए वह कार की खिड़की से बाहर की ओर झांकती है। वह देखने लगती है तो वह देखती है कि सड़क के किनारे यंग ट्री यानी युवा हरे भरे पेड़ पौधे जो थे वो स्प्रिंटिंग कर रहे थे, यानी पेड़ पौधे तेज़ी से पीछे की ओर भाग रहे थे, घूम रहे थे। मतलब ये कि लेखिका यानी कमला दास जो गाड़ी में जा रही थी तो उन्हें हरे भरे पेड़ पौधे जो थे वो तेज़ दौड़ते हुए नज़र आ रहे थे। जैसा कि आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, यदि आप बस या कार से कहीं जा रहे होते हो तो जाने के दौरान खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको लगता है कि बाहर के सभी चीज़ें जैसे पेड़ पौधे, घर, सभी के सभी पीछे की ओर दौड़ रहे हैं या घूम रहे हों। तो इसी प्रकार कवित्री कमला दास को भी यहाँ लग रहा है। यहाँ पर कवित्री हरे भरे पेड़ पौधे की तुलना जीवन की युवावस्था से की है। जिस प्रकार मनुष्य की युवावस्था केवल भाग दौड़ की ज़िंदगी में गुजर जाती है, कंधों पर जिम्मेवारियाँ आ जाती हैं और अपने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दौड़ते रहते हैं। द मैरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। उसके बाद कवित्री कुछ दूर आगे जाती है तो वह देखती है कि कुछ खुशहाल बच्चे घर से बाहर निकल रहे थे जो काफ़ी खुश और एनर्जेटिक नज़र आ रहे थे, साथ ही साथ वे खिलखिलाकर हंस भी रहे थे। तो दूसरी तरफ उनकी बूढ़ी माँ जो काफ़ी दुखी थी। तो कवित्री यहाँ पर भी बचपन और बुढ़ापे के बीच तुलना करती है और वह कहती है कि बचपन चिंता रहित बेपरवाह मौज मस्ती का समय होता है और साथ ही बचपन जीवन का प्रथम चरण होता है, वहीं बुढ़ापा दुखों और तकलीफ़ों से भरा हुआ तथा जीवन का अंतिम चरण होती है। इसलिए कवित्री इस कविता में तीन चीज़ का जिक्र करती है। पहला है हरे भरे पेड़ पौधे, दूसरा है खुशहाल बच्चे और तीसरा है उनकी अपनी बूढ़ी माँ, जिसके माध्यम से वो हमें तीन अवस्था यानी बचपन, युवा और बुढ़ापा की स्थितियों के बारे में हमें बताना चाहती है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे। अब कवित्री यानी कमला दास हवाई अड्डे पर पहुंच जाती है।
उसे सिक्योरिटी चेक यानी सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। वह बैग या सामान वगैरह चेक कराने के लिए अंदर जाती है और उसकी माँ बाहर ही कुछ गज की दूरी पर खड़ी थी। I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon। तो कवित्री कमला दास उसी कुछ गज की दूरी से अपनी माँ की तरफ मुड़कर देखती है तो उनकी माँ वैसे ही मालूम पड़ रही थी या वैसे ही दिखाई दे रही थी जैसे शीत ऋतु में महीने के अंतिम दिनों में चंद्रमा दिखाई देती है। एकदम सा बिल्कुल उदास, सफ़ेद, पीला यानी कलरलेस तथा सिकुड़ा हुआ बेजान सा मालूम पड़ती है। ऐसा लग रहा था कि चांद अपनी चमक खो दी है। फॉग या कुहासे की वजह से उनकी रोशनी कम पड़ गई है। उसी प्रकार उनकी माँ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी, कोई उत्साह नहीं थी, साथ ही उनके जीवन में कोई रंग नहीं हो, कोई एनर्जी नहीं हो, ऐसा काफ़ी उदास प्रतीत हो रही थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज माई चिल्ड्रेंस फियर। उसके बाद अपनी माँ को इस स्थिति में देखकर कवित्री कमला दास को फैमिलियर एज एंड चाइल्डहुड फियर यानी उसे अपनी पारिवारिक दुख और पीड़ा और बचपन की पुरानी डर भय जो थी वो उन्हें याद आ जाती है। जैसा कि कवित्री को बचपन में जब उनकी माँ कहीं चली जाती थी तो वो डर जाती थी और रोने लगती थी, उसी प्रकार कवित्री यहाँ भी सोचती है कि अब मेरी माँ तो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगी। अगर मेरी माँ को किसी तरह कुछ हो जाएगा या वो मर जाएगी तो मेरा क्या होगा, क्योंकि बचपन में भी इसी बात की डर लगा रहता था कि वो कहीं अपनी माँ को खो न दे। यही कवित्री की पुरानी दुख और डर है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। उसके बाद वह कुछ अपनी माँ को कहना चाहती है लेकिन वह कुछ भी नहीं कह पाती है। केवल और केवल वह अपनी माँ के लिए सहानुभूति व्यक्त कर पाती है और वह केवल फॉर्मेलिटी निभाती है। वह मुस्कुराती रहती है और उसी मुस्कुराहट में ही माँ से फिर मिलने की चाह होती है और वह कहती है, अम्मा मैं तुमसे फिर मिलूँगी। जैसा कि हम लोग अपने से बड़े लोग यानी दादा दादी, नाना नानी या माता पिता से करते हैं, जब हम लोग किसी से विदा लेते हैं तो कहते हैं कि हाँ दादाजी छुट्टी मिलने पर मैं फिर आऊँगा, मैं फिर ज़रूर मिलूँगा पिताजी, माताजी, जब मुझे मौका मिलेगा तो ये सब केवल हम लोग औपचारिकता ही निभाते हैं। तो भाई हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना कि मैं नहीं आऊँगा या नहीं मिलूँगा, हाँ, क्योंकि हमें भी उनके साथ रहना, बातें करना, समय बिताने का मन करता है। लेकिन हमारे पास इतना काम काज ही होते हैं, जैसे स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, अपना करियर बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो और भी बहुत तरह के काम काज होते हैं जिसमें हम पूरी तरह से व्यस्त रहते हैं, हमें छुट्टियां नहीं मिलती हैं। अंत में कवित्री अपना विचार प्रकट करती है कि युवा जो हैं वो अपने से बड़ों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत कुछ महसूस भी करते हैं, लेकिन वो उसे प्रॉपर तरीके से यानी उचित तरीके से सही ढंग से निभा नहीं पाते हैं। नोटिस दैट द होल पोएम इज़ इन ए सिंगल सेंटेंस पंक्चुएशन बाय कोमा। और साथ ही इस पोएम की एक खासियत है कि ये जो पोएम है वो केवल एक ही सेंटेंस में है, इसमें केवल कोमाज का इस्तेमाल किया गया है। और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।